देखो, आपको याद होगा लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ किसको कहते हैं। तो उसमें हमने देखा कि दुनिया में कोई भी LCR सीरीज सर्किट होगा उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती ही है। उस सर्किट की अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर आपने उसमें वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है और जो वोल्टेज आपने लगाया उस वोल्टेज की आवृत्ति आपका जो LCR सीरीज सर्किट लगा हुआ है उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उसमें करंट का जो वाइब्रेशन होता है, उसके जो कंपन होते हैं, उनके कंपनों का आयाम बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ जाती है। मैक्सिमम वैल्यू बढ़ने से पावर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। तो आई नॉट स्क्वेयर आर, ये पावर उसकी इंक्रीज हो जाती है, और पावर इंक्रीज हो जाने से हमको वो वाला सिग्नल, जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपने आरोपित किया और हमारे LCR सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, उसका सिग्नल हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर बेस्ड एक मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप अपने घरों में जो भी रेडियो चलाते हैं, जो भी आप टेलीविजन देखते हैं, उन सब के अंदर ऐसे LCR सर्किट्स लगे हुए हैं, और उन सारे सर्किट्स की आप उसकी अपनी एक एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, एक स्वाभाविक आवृत्ति है उनकी। जैसे मैं आपको बताता हूं, इन जितने भी सर्किट इस तरीके के रहेंगे, इन सभी सर्किट्स को हम बोला करेंगे ट्यूनिंग सर्किट। इन सर्किट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं। इसको हम सेलेक्टर सर्किट भी कहते हैं। क्यों? अभी आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। हम इनके नामों को देखेंगे, या तो आप ट्यूनिंग सर्किट कह सकते हैं या आप इनको सेलेक्टर सर्किट कह सकते हैं। कैसे? तो अगर हम यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे, ये इधर की तरफ हम लेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब कोणीय आवृत्ति ओमेगा इधर की तरफ, और ये जो हमारी y एक्सिस की ओर होगा, ये वर्टिकल एक्सिस पे इधर की तरफ हम यूज करेंगे करंट को, करंट। तो हमने क्या किया, हमने एक जो LCR सीरीज सर्किट लगाया हुआ है, उस LCR सीरीज सर्किट की अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है। हमने ये मान लिया कि यहां पर उसकी स्वाभाविक आवृत्ति है ओमेगा नॉट। आप सभी को याद भी होगा LCR श्रेणी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, और इसी को हम उस LCR सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति भी कहते हैं। स्वाभाविक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसकी वैल्यू आपको याद होगी 1/√LC के बराबर आती है। अगर हम इसे केवल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करें तो F इज इक्वल टू 1/2π√LC, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज हो गया। तो ये हमारे जो भी LCR सीरीज सर्किट है उसकी अनुनादी आवृत्ति है, स्वाभाविक आवृत्ति है। जैसा कि हम आपको लास्ट क्लास में बता रहे थे, अभी भी बताया कि दुनिया में जितने LCR सीरीज सर्किट होंगे सबकी उनकी अपनी खुद की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, स्वाभाविक आवृत्ति होती है। तो हमने मान लिया, हमने जो LCR सीरीज सर्किट लिया हुआ है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति ये है ओमेगा नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? इतनी। अब हमने क्या किया, हमने अपने उस LCR सीरीज सर्किट में, जैसे मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूं,
एल सी और आर, इस पे यहां से हम सोर्स लगाते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। तो हमने इस बार क्या किया, एल सी आर, हमने इस बार जो सप्लाई इसको दी, इस पे हमने इस तरीके के एसी नेचर के कम से कम, कुछ भी मान लो, कम से कम हमने 10 वोल्टेजेस दे दिए एक साथ हमने कम से कम 10 फ्रीक्वेंसी भेज दिया, एक फ्रीक्वेंसी नहीं भेजा। अभी तक हम जब एसी लगाते थे तो उसमें एक वोल्टेज जाता था, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती थी, उसकी अपनी एक आवृत्ति रहती थी। अब हमने क्या किया, यहां से हमने एक साथ, हमारा जो ये LCR सीरीज सर्किट है, एक साथ हमने यहां से 10 वोल्टेजेस भेज दिए। अब एक साथ अगर हमने 10 वोल्टेजेस भेजे तो उन सब की अपनी अपनी अलग अलग आवृत्ति होगी। किसी की आवृत्ति ओमेगा 1, किसी की ओमेगा 2, किसी की ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे उन सब की अपनी अपनी अलग अलग आवृत्ति है। तो ओमेगा 1 यहां पर, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6। जो ओमेगा 6 गई, यहां से 10 वोल्टेज जा रहे हैं ना लगभग, तो वो 10 वोल्टेजेस में जो 6th नंबर का वोल्टेज है, जिसकी आवृत्ति ओमेगा 6 है, उस वो वाली आवृत्ति हमारा जो ये LCR सीरीज सर्किट लगा हुआ है, इसकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9, ओमेगा 10। फिर से हमारा जो LCR सीरीज सर्किट है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा नॉट। ये यहां पर वो फ्रीक्वेंसी आती है, जो भी फ्रीक्वेंसी है यहां पर वो पॉइंट उसका मिलता है हमको। अब हमने अपने LCR सीरीज सर्किट में एक साथ 10 वोल्टेजेस भेज दिए, एक साथ बिल्कुल भेज दिए हमने। अगर 10 वोल्टेजेस भेजे तो उन 10 वोल्टेज में हर वोल्टेज की अलग अलग आवृत्ति होगी, और वो आवृत्तियां हमने ओमेगा 1 से ओमेगा 10 तक मानी। अब हमने क्या देखा कि उन वोल्टेजेस में जो वोल्टेज नंबर 6 था, उसकी आवृत्ति ओमेगा 6 हमारी LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ये हमने यहां पर मान लिया कि ये इसके बराबर हो गई नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। अब क्या होगा, अभी हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति LCR सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाएगी, तो परिपथ में उस आवृत्ति के लिए धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। आवृत्ति अगर कम होगी तो करंट का मान क्या होगा, कम हो जाएगी। आप देखें लास्ट क्लास में हमने ये 3 पॉइंट बनाए थे। अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है तो वो वाली करंट का क्या होगा, मैक्सिमम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति से कम है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति से ज्यादा है तो भी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने जो आवृत्तियां यहां पर दी, उनमें से कौन सी आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है, ओमेगा 6। ओमेगा 5 स्वाभाविक आवृत्ति से कैसी है, कम। तो फिर से एक बार, हमने जो आवृत्तियां दी उनमें से ओमेगा 6 स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है, तो इस वाली फ्रीक्वेंसी की करंट कैसी बनेगी, मैक्सिमम। इस वाली फ्रीक्वेंसी की करंट कैसी बनेगी, मैक्सिमम। तो जो यहां से 6 नंबर वोल्टेज आ रहा होगा, वो वाली करंट सर्किट में कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। ओमेगा 5 वाले की करंट कैसी आएगी, सोचो, क्योंकि ये स्वाभाविक आवृत्ति से कम है। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि अगर आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति से कम है तो फिर क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन पर जो धारा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये करंट की वैल्यू क्या ओमेगा 5 के लिए भी इतनी ही करंट बनेगी, ओमेगा 5 के लिए इतनी करंट नहीं बनेगी, ओमेगा 5 के लिए थोड़ी कम बनेगी, ओमेगा 4 के लिए थोड़ी और कम बनेगी,
ओमेगा 3 के लिए और कम, ओमेगा 2 के लिए और कम, ओमेगा 1 के लिए और कम। ऐसे ही अगर आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति से ज्यादा है, अगर आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति से ज्यादा है, हम जो आवृत्ति दे रहे हैं उसको ज्यादा हो जाएगी, तो करंट का क्या होगा? तो भी करंट कम हो जाती है। तो इसकी वाली जो करंट बनेगी वो भी कम बनेगी। ओमेगा 8 वाली क्योंकि और ज्यादा है तो इसकी करंट और कम हो जाएगी। ओमेगा 9 वाले की करंट और कम हो जाएगी। ओमेगा 10 वाली करंट और भी कम हो गई। तो जो वोल्टेज, यहां से जितनी भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उनमें से जिस वोल्टेज की आवृत्ति आपके एलसीआर सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, केवल उस आवृत्ति यानी कि उस वोल्टेज के लिए करंट हाई हो जाएगी, बाकी सब के लिए करंट मिनिमम हो जाएगी, लो हो जाएगी। इस तरीके से एक जो ग्राफ यहां पर आपको मिलेगा वो ग्राफ ऐसा मिलेगा, देख रहे हैं? तो ये जो ग्राफ आपको मिला, ओमेगा 6 वाली फ्रीक्वेंसी आपको उसकी करंट बड़ी हाई मिली, इतनी करंट मिली आपको, इतनी ज्यादा ये आपको करंट मिली। अब ये सर्किट हमने लगा के रखा हुआ है अपने रेडियो में। अगर ये सर्किट हमने अपने रेडियो में लगा के रखा हुआ है, उसके अंदर एक एलसीआर सीरीज सर्किट लगा हुआ है। एक चीज और, रेडियो टेलीविजन आप सभी ने देखे हैं, सभी के घरों में होते हैं। तो रेडियो में आप देखते हैं बार बार हम जब उसका चैनल बदलते हैं तो हम उसमें एक वो लगा होता है बटन, उसको ऐसा घुमाते हैं और बोलते हैं चैनल बदल रहे हैं, उसको बोलते हैं एफएम। क्या बोलते हैं उसको? एफएम। एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर कहते हैं। और आप जो चीज सुनते हैं उसको भी एफएम बोलते हैं। कहते नहीं है कि चलिए एफएम लगाइए, तो वो जो आप गोल गोल उसमें लगी होती है बटन, उसको घुमाते हैं, वो बटन को भी हम एफएम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता है वो। और जो आप सुनते हैं बोलते हैं एफएम लगाइए, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करके आप तक भेजा जाता है। अभी आपके सिलेबस में एक चैप्टर होता था, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे लास्ट चैप्टर आपकी बुक का, संचार व्यवस्था। उस संचार व्यवस्था में आपको पढ़ने को मिलता है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेज मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये सब पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन 2020 में इस सिलेबस से इसको, इस पूरे चैप्टर को ही डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस बार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, अदरवाइज ये सारे नाम वहां पर आपको पढ़ने को मिलते। तो हम जब उस गोल बटन को घुमाते हैं तो आप जानते हैं हम क्या करते हैं, बटन घुमाकर हम लोग अंदर लगे एलसीआर सर्किट का सी चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कर रहे होते हैं, एफएम को घुमाकर। कौन से एफएम की मैं बात कर रहा हूं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। एफएम को घुमाकर हम अपने रेडियो में लगे एलसीआर श्रेणी परिपथ का सी चेंज करते हैं। अब आप देखिएगा, जब आप उस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को घुमाते हो तो उससे क्या चीज बदल जाती है, सी में बदलाव आ जाता है। अब सी की वैल्यू अगर बदल गई, सी की वैल्यू अगर बदल गई तो हमारे रेडियो की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो गई, बदल गई। तो इतना अरेंजमेंट हमारे पास होती है कि हम रेडियो में, अपने रेडियो में लगे एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। देखो, जो वोल्टेजेस हमको मिल रहे हैं, आ रहे हैं जो वोल्टेज बाहर से, हम उनमें तो कोई बदलाव नहीं कर सकते। कुछ समझ आ रही बात आपको? जो वोल्टेज सिग्नल हमारे रेडियो में भेजे जा रहे हैं, उन वोल्टेज सिग्नल की आवृत्तियों में हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन हमारे घर में जो रेडियो है,
हम उसकी स्वाभाविक आवृत्ति में बदलाव कर सकते हैं, हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज कर सकते हैं? सी को चेंज करके। सी को कैसे चेंज करेंगे? रेडियो में लगा हुआ बटन घुमाएंगे। तो हमने क्या किया, रेडियो में लगा हुआ बटन घुमाया, घुमा करके हमने क्या बदला? आंसर है अपने रेडियो में लगे एलसीआर सीरीज सर्किट का सी बदल दिया। सी के बदल जाने से क्या बदल जाएगा? आरोपित वोल्टेज जितने आ रहे हैं उनमें से कुछ बदलेगा क्या? वो हम नहीं बदल पाते, वो हमको भेजे जा रहे सिग्नल, उनको हम नहीं चेंज कर सकते। तो हमने सी चेंज किया, हमने अपने एलसीआर सीरीज सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदल ली। देखिए सी बदल गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आवृत्ति बदल गई। अब क्या हो रहा है? वहां से 10 तरह के वोल्टेज आ रहे हैं बाहर से सिग्नल। अब उन 10 तरह के वोल्टेज में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इसको घुमाया, आवृत्ति हमने सी बदलकर चेंज करके ओमेगा नॉट कर दी, और वो ओमेगा नॉट हमने देखा वहां से एक वोल्टेज आ रहा था जिसकी आवृत्ति ओमेगा 6 थी, उसके बराबर हो गई। तो हमारे रेडियो ने क्या किया? हमारे रेडियो ने उस 6 नंबर वाले वोल्टेज की करंट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अगर 6 नंबर वाले करंट को बढ़ा दिया तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई नॉट स्क्वेयर आर। अगर करंट बढ़ गई तो पावर भी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर पावर बढ़ गई तो हमको वो वाला सिग्नल सुनाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने इसी के साथ क्या लगा के रखा है? यहां से हम 2 तार निकाल के ले गए और यहां पर हमने एक स्पीकर लगा दिया इससे। तो अब यहां से 10 वोल्टेज आए, उनमें से किस वोल्टेज वाली करंट बढ़ी? 6 नंबर की। अगर उसकी करंट इंक्रीज हुई तो उसका सिग्नल आपको स्पीकर में मिलता है, और जो भी वोल्टेज नंबर 6 में जो भी सिग्नल आ रहे होंगे वो आपको इस स्पीकर में सुनाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। यही हमारे रेडियो का प्रिंसिपल है, इसी पर रेडियो हमारा वर्क करता है। अब थोड़ा सा रेडियो पर आते हैं। आपका जो भी रेडियो जहां भी आप रखो वहां पर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आती रहती हैं। 92.7, 93.5, रेडियो मिर्ची है, कहीं कुछ है, इस तरीके की आपके रेडियो में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आती है। अब उन फ्रीक्वेंसी में हमने क्या किया? हमारे रेडियो में कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा और कोई कम आ रही है क्या? आ सब रही हैं। जहां भी हमारा रेडियो रखा है वहां सारी फ्रीक्वेंसी आ रही हैं। अब हमने क्या किया? रेडियो का मॉड्यूलेटर घुमाया, घुमा करके हम क्या बदलते हैं? आंसर है सी बदलते हैं। सी बदलने से हमारा क्या बदल जाएगा? क्या जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, हम उनमें उनका कुछ बदल पाते हैं क्या? ना, हम अपने रेडियो की स्वाभाविक आवृत्ति बदल लेते हैं। तो हमने क्या किया? अपने रेडियो की स्वाभाविक आवृत्ति बदल के कर दिया 92.7 मेगा हर्ट्ज। MHz लिखा रहता है, मेगा हर्ट्ज कर दिया हमने। तो हमारे रेडियो में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही थी? 93.5 भी आ रही थी, 92.7 भी आ रही थी, 104.8, तो 104.8 भी आ रही थी। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, लेकिन हमने वो बटन घुमाया और अपने रेडियो की स्वाभाविक आवृत्ति को कितना कर दिया? हमने उसको कर दिया 92.7। अब क्या होगा? कितने वोल्टेज हमारे रेडियो के पास मिल रहे थे? बहुत सारे। उनमें से एक वोल्टेज ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे रेडियो की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई है। किसकी बराबर हो गई है? जो 92.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है उसके बराबर हो गई। तो हमारा रेडियो के अंदर जो एलसीआर सीरीज सर्किट लगा है वो कौन सी करंट को मैक्सिमम कर देगा? क्या 104.8 को मैक्सिमम करेगा, 93.5 को मैक्सिमम करेगा, या 92.7 वाली करंट को मैक्सिमम करेगा? 92.7 वाली करंट को मैक्सिमम करेगा। अब उसकी करंट जब मैक्सिमम होगी तो उसके ही सिग्नल आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। बाकी सबके सिग्नल क्या हो जाएंगे? बाकी सबके सिग्नल की पावर, क्योंकि बाकी सबकी करंट मिनिमम हो गई है इसलिए बाकी सबकी पावर भी खत्म हो जाएगी। बाकी सबकी पावर खत्म हो गई, केवल 92.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की पावर मैक्सिमम हो गई, और उसके साथ हमने स्पीकर लगाया है। हमको 92.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जो भी सिग्नल आ रहे हैं
जो सॉन्ग्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है वो आपको सुनाई देता है। फिर हमने देखा 92.7 में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम अब फिर से बदलना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? फिर से मॉड्यूलेटर घुमाओ। मॉड्यूलेटर घुमाने से क्या होगा? मॉड्यूलेटर घुमाने से सी बदलेगा। सी के बदलने से क्या बदल जाएगा? हमारे रेडियो में लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति बदल जाएगी। वो स्वाभाविक आवृत्ति बदल के हमने कर दी 93.5। अब अगर आपने 93.5 कर दी तो सिग्नल तो हमको 93.5 के भी मिल रहे थे। अब क्या करेगा? कौन से वोल्टेज वाली करंट मैक्सिमम करेगा? 92.7 वाली करेगा, 93.5 वाली करेगा, या कोई और करेगा? अब 93.5 वाले करंट को यह सर्किट मैक्सिमम कर देगा, तो उसकी पावर भी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। बाकी दूसरी करंट्स की पावर बैठ जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, मिनिमम हो जाएंगी बिल्कुल। और जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उसका सिग्नल हमको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से कार्य करता है हमारा रेडियो। उसमें हम लोग क्या बदलते हैं? देखिए, सी चेंज करते रहते हैं। तो जितनी बार आप उसको घुमाते हो चैनल बदलने वाला, इसका मतलब आप अपने एलसीआर सीरीज सर्किट का क्या बदल रहे हो? आप अपने एलसीआर सीरीज सर्किट का सी चेंज कर रहे हो। और देखिए, हमने देखा कि ये वाली करंट मैक्सिमम हो चुकी है और इस समय 92.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हम प्राप्त कर रहे हैं और उसके गाने आप सुन रहे। अब करंट मैक्सिमम हो गई है, तो क्या आपको याद है मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में क्या निकाला था? मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम निकाला था E0/Z मिनिमम। अगर आपको नहीं याद आ रहा है आप पन्ने पलट के देख सकते हैं। आई मैक्सिमम का एक फॉर्मूला E0, Z मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है? R। उस समय आपका Z मिनिमम कितना होता है? Z मिनिमम की वैल्यू किसके बराबर होती है? R के बराबर होती है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि करंट ये वाली मैक्सिमम है, 92.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं। उसी समय हमको लगा कि इसकी आवाज थोड़ी धीमी है, थोड़ी हम आवाज तेज करना चाहते हैं। तो अब आप जानते हैं, हम उसके लिए एक दूसरा बटन लगा हुआ है उस पर। अब हम उस बटन को घुमाते हैं, तो जब उस बटन को घुमाते हैं तो हम क्या बदलते हैं? आप जानते हैं, उस बटन को घुमाने से आर बदलता है हमारा। वॉल्यूम बटन को घुमाने से, वॉल्यूम बटन होता है ना आपके पास रेडियो में, तो वॉल्यूम बटन घुमाकर आर चेंज करते हैं। वॉल्यूम बटन को घुमाकर हम क्या बदलते हैं? आर। अब देखिए, जब हमने वॉल्यूम का बटन घुमाया तो हमने क्या बदला? आर। अब बताएं, हमने आर बदला तो क्या हमने सी में कोई परिवर्तन किया? क्या हमने एल में कोई परिवर्तन किया? तो ना हम सी बदल रहे हैं ना हम एल बदल रहे हैं। तो क्या हमारे रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बदली? नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो 92.7 मेगाहर्ट्ज है, यही चैनल आता रहेगा। हमने नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अब हमने किसको बदल दिया? आर को। आर बदलने से करंट क्या हो गई? बदल गई। आर को बदल के हम मिनिमम कर देते हैं। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे होते हैं, तो जब आप ऐसा घुमा रहे होते हैं ना, तो आप आर को कम कर रहे होते हैं एक्चुअली। क्योंकि जब आप आर को कम करेंगे तो वो वाली करंट का क्या हो जाएगा? वो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। करंट मैक्सिमम हो गई तो अब आप फिर से मुझे बताएं, हमने वॉल्यूम बटन घुमाया तो हमने सी बदला क्या? हमने एल बदला क्या? तो अगर हमने एल और सी नहीं बदले तो क्या हमारे रेडियो में लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति बदली? अगर स्वाभाविक आवृत्ति नहीं बदली तो अभी भी कौन सा चैनल चल रहा है? चैनल वही चल रहा है। हमने क्या बदल दिया? अब हमने आर बदल दिया। आर को बदलने से करंट का क्या हुआ? करंट बदल गई। और करंट बदलने से, और हमने वॉल्यूम बटन के साथ किसको लगा के रखा है? आर को लगा के रखा है। तो जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो उस समय आप आर को कम कर रहे हो। आर कम हो जाता है, करंट बढ़ जाती है, वॉल्यूम
हाई हो जाता है तो आवाज तेज आना शुरू हो जाती है। तो हमने साउंड को किससे जोड़ के रखा है? आर से जोड़ के रखा है। आप जब वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो एक्चुअली आर का आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो? कम कर रहे हो, क्योंकि जब आप आर को कम करोगे, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आर कम करोगे तभी तो करंट ज्यादा होगी। और वॉल्यूम अगर कम करना है आपको तो क्या कर दोगे? ऐसा कर दोगे तो आर बढ़ जाएगा। अब हम आर को तो बढ़ाते घटाते रहते हैं, चैनल नहीं बदल रहा, तो चैनल वही चलेगा, वॉल्यूम बदल जाएगा आपका। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। ये रेडियो का फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। समझ में आया? यही चीज बिल्कुल आपके टेलीविजन में भी लगी हुई है। आप देखते हैं आपके टेलीविजन में बहुत तरह के चैनल आते हैं। आजकल तो बहुत चैनल, 1000 से ऊपर भी चैनल आ रहे हैं। पहले बहुत कम चैनल आते थे टेलीविजन में, अब तो 1000 से ऊपर चैनल आया करते हैं। और हर चैनल की अपनी अपनी एक स्वाभाविक आवृत्ति है। और हमारा टेलीविजन जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो भी इस बेसिस पर बनाया गया है कि उसके अंदर भी बहुत सारे एलसीआर सीरीज सर्किट लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर आपने रेडियो समझ में आ गया तो टेलीविजन भी आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे बाहर से जो सिग्नल आ रहे हैं स्टेशन से, उसमें बहुत तरह के सिग्नल आ रहे हैं। स्टार टीवी का भी सिग्नल आ रहा है, सोनी टीवी का भी सिग्नल आ रहा है, न्यूज चैनल के भी सिग्नल आ रहे हैं हमारे टेलीविजन में। तो ऐसे बहुत फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हमारी टेलीविजन में आ रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हम एक बार में केवल एक ही हमको पिक्चर दिखता है, साउंड सुनाई देता है, वो सब हमको एक बार में एक ही चीज का होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? तो आपका जो रिमोट होता है, टेलीविजन का रिमोट तो यहां पर मेरे पास नहीं है, आप सभी को याद होगा टेलीविजन के रिमोट लगभग ऐसा दिखने में रहता है। सेट टॉप बॉक्स का टेलीविजन के रिमोट बहुत तरह के अलग अलग होते हैं। अभी जो स्मार्ट टीवी आने लगी है उसके रिमोट में तो कुछ होता ही नहीं, बस मुश्किल से मेरे ख्याल से 2 3 5 4 5 बटन होंगे बस। पूरे इतना बड़ा रिमोट है, इससे भी बड़ा, और 4-5 बटन से ज्यादा नहीं। आप देखते हैं इसमें बहुत सारे बटन है। ये इसका प्रोजेक्टर का रिमोट है, इसमें बहुत सारे बटन है, वॉल्यूम का बटन भी है। तो टेलीविजन में आप याद करो कि उसमें चैनल के एक बटन होता है, एक बटन को हम दबा के क्या बदलते रहते हैं? चैनल। और उसी रिमोट में एक दूसरे बटन भी लगे हैं, उनको बदल के हम क्या बदलते रहते हैं? वॉल्यूम बदलते रहते हैं। और सिर्फ 2 ही बटन तो नहीं होते, बहुत होते हैं। हम पिक्चर की ब्राइटनेस भी बदलते हैं, उसके कलर कंट्रास्ट भी चेंज करते हैं, बहुत सारी चीजों को हम बदलते रहते हैं उस पर। तो ये सब कैसे पॉसिबल होता है? हम क्या करते हैं, हमारे टेलीविजन में जो एलसीआर सीरीज सर्किट लगा हुआ है, अब हमने चैनल बदलना है, तो हमने ऐसा किया और चैनल वाला बटन दबा दिया। चैनल वाला बटन दबाया, अब बताइएगा हमने क्या बदला? चैनल वाला बटन दबा दिया, तो रिमोट की मदद से हमने अपने टेलीविजन सेट के भीतर लगे हुए एलसीआर सीरीज सर्किट का क्या बदला? सी बदल दिया। वेरी गुड। सी बदलने से क्या बदल जाएगी? तो आंसर है हमारे टेलीविजन के अंदर लगे एलसीआर सीरीज सर्किट की स्वाभाविक आवृत्ति बदल गई। वो आवृत्ति बदलकर उतनी हो गई जितनी की सोनी टीवी से आ रहे सिग्नल की स्वाभाविक आवृत्ति है। तो अब क्या होगा बताएं? कौन सी करंट मैक्सिमम हो जाएगी? आंसर है सोनी टीवी वाली जो सिग्नल है उसकी करंट हमारे टेलीविजन में मैक्सिमम हो जाएगी। अगर उसकी करंट मैक्सिमम हो गई तो स्क्रीन पर हमको वही वाले सिग्नल मिलेंगे, उसी का पिक्चर मिलेगा जो सोनी टीवी से भेजा जा रहा है, आपको वही पिक्चर मिलेगा, वही सब कुछ आपको मिलेगा। वॉल्यूम बदलने के लिए रिमोट में एक वॉल्यूम का बटन लगा हुआ है, तो वॉल्यूम बटन को आप जब दबाते हैं तो उसमें उसको क्या चेंज कर देते हैं आप? वॉल्यूम बटन जब हम लोग दबाते हैं तो हम चैनल चेंज नहीं करते, हम करंट को बदलते हैं। करंट थोड़ी कम कर दी हमने और इस तरह से। अब आप देखें हर बार ये करंट ऐसे चलने पर बढ़ती है ना, तो हर बार हम करंट को क्या कर रहे हैं? बदल देते हैं। वॉल्यूम बटन और हर बार देखो चैनल, करंट वही वाली मैक्सिमम है 92.7 की ही, या
मान लें ये सोनी टीवी की फ्रीक्वेंसी है, तो करंट सोनी टीवी की मैक्सिमम है, तो चैनल तो सोनी टीवी का ही चल रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध को कम ज्यादा कर रहे हैं। इसका प्रतिरोध है R1, ये वाला प्रतिरोध है R2 और ये वाला प्रतिरोध है R3। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा यहां रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा प्रतिरोध ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? R1, R2, R3, कौन सा बड़ा रेसिस्टेंस, कौन सा छोटा रेसिस्टेंस, बताइए। R1 कैसा होगा, सबसे छोटा कि सबसे बड़ा? सबसे छोटा। अच्छा, जब प्रतिरोध सबसे कम होगा तो करंट कैसी होगी, सबसे ज्यादा। तो करंट R1 वाली सबसे ज्यादा है कि करंट R3 वाली सबसे ज्यादा है? करंट R3 वाली सबसे ज्यादा है, इसका मतलब R3 का मान सबसे कम होगा। समझ में नहीं आया आपको? भाई जब प्रतिरोध कम होगा तभी तो करंट ज्यादा होगी। आप फिर से देखिए, ये R3, इतना प्रतिरोध R2, ये R1। करंट ज्यादा किसकी है? R3 वाली करंट ज्यादा है, R2 वाली ज्यादा है कि R1 वाली करंट ज्यादा है? ये ऊंचाई, हाइट करंट को प्रदर्शित करती है। ये वाली करंट बड़ी है कि ये वाली करंट बड़ी है? R3 वाली। अगर R3 पर करंट ज्यादा है, इसका मतलब R3 का मान कैसा होगा, कम, तभी तो करंट उसकी ज्यादा बनी, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यहां पर प्रतिरोध कम कौन सा है? R3, उससे थोड़ा ज्यादा R2, उससे थोड़ा ज्यादा R1, सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस R1 है। तो हम हर बार करंट जो मैक्सिमम है वो सोनी टीवी की ही मैक्सिमम है, लेकिन प्रतिरोध हम उसके कम ज्यादा कर देते हैं। प्रतिरोध कम ज्यादा करने से चैनल तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि हम ना L बदल रहे हैं ना C बदल रहा है, लेकिन प्रतिरोध को कम ज्यादा करने से करंट मैक्सिमम और मिनिमम हो जाती है, उससे हम वॉल्यूम बदल लेते हैं। अब हमारा मन है कि हम सोनी टीवी नहीं, हम स्टार टीवी देखना चाहते हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा बताएं? क्या आपको रिमोट में लगे बटन से R बदलना पड़ेगा LCR सीरीज सर्किट का, या C बदलना पड़ेगा? C बदलना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा बटन काम में आएगा? चैनल बटन। समझ आया? तो चैनल बटन को हमने दबाया और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने बदल दी, और बदल करके उसकी फ्रीक्वेंसी हमने कर दी ये वाली, इतनी फ्रीक्वेंसी। और अब हमारे टीवी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, और अब हमारी टीवी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई? ω2। और मान लिया ये ω2 स्टार टीवी से फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो अब हमारे टीवी का LCR सीरीज सर्किट क्या करेगा? वो इसकी करंट को मैक्सिमम कर देगा, और बाकी करंट को क्या कर देगा? बाकी करंट को मिनिमम कर देगा। अब सोनी टीवी वाली करंट कैसी हो जाएगी? देखो, मिनिमम हो जाएगी ग्राफ के मुताबिक। सबसे ज्यादा करंट किसकी बन रही है? स्टार टीवी की करंट सबसे ज्यादा बन रही है। ठीक है, तो अब क्या हमें अभी भी सोनी टीवी से आने वाला पिक्चर दिखेगा? ना। अब हमको कौन सी पिक्चर दिखने लगेंगे? जो स्टार टीवी से आ रहे हैं, वो चित्र दिखने लगेंगे, उसी का सारा सिग्नल हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है टेलीविजन में हम लोग चैनल कैसे चेंज करते रहते हैं और वॉल्यूम को कैसे बदलते रहते हैं। उसी के साथ R लगा के हमने और बहुत सारे R लगा के रखे हैं, तो कोई R चेंज करके उनमें से एक R लगा है उसको हम बदलते हैं, तो उससे हमारी टेलीविजन का ब्राइटनेस बदल जाता है, लाइट को कम ज्यादा कर देता है। तो इसके लिए हमने बहुत सारे LCR सीरीज सर्किट अलग अलग टेलीविजन में लगे हुए हैं, और वो इस तरीके से वर्क करते रहते हैं। इसमें भी हम एक सावधानी रखते हैं, एक बात का ध्यान रखते हैं जब टेलीविजन को बनाया जाता है, क्या कि सबसे मैक्सिमम करंट अगर इतनी मिलती है तो इस वाली करंट की पावर कितनी होगी? आंसर है इस वाली करंट की पावर होगी I0² R। P बराबर I² R फॉर्मूला होता था पावर का। अच्छा, अब हमने देखा इस आवृत्ति पर हमको करंट मैक्सिमम है, तो हम क्या करते हैं,
हम अगली जो चैनल की आवृत्ति हम रखते हैं, चैनल की आवृत्ति को हम दूर रखते हैं, थोड़ा इतना दूर रखते हैं, यहां पर ओमेगा 2 पर ओमेगा 2 आवृत्ति रखते हैं। और ये आवृत्तियां हम किसी चैनल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये आवृत्तियां हम किसी भी चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करते ही नहीं। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो उसका ही काम है अलग अलग स्टेशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना, कि सोनी टीवी वाले यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी रेंज का इस्तेमाल करेंगे, इसके इधर नहीं वो लोग फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और उसके उधर फ्रीक्वेंसी नहीं बनाएंगे। तो सबकी अपनी एक एक फ्रीक्वेंसी का रेंज है। तो हम आई नोट करंट पर एक फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं वो आई नोट अपॉन √2 पर करंट पर यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसके बीच में जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज पड़ती हैं हम इनके लिए कोई भी दूसरे चैनल को अलॉट नहीं करते। क्यों नहीं करते? आई नोट अपॉन √2 करंट अगर इसके बाद सीधे आई नोट अपॉन √2 करंट हम बनाना चाहते हैं, इसके बीच की करंट नहीं बननी चाहिए। इतनी करंट की पावर कितनी हो जाएगी? P इज इक्वल टू I²R करेंगे तो ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R। अगर ये मैक्सिमम पावर है तो ये पावर किसके बराबर हो जाएगी? आई नोट स्क्वायर R। ये अगर पीक पावर है, पावर का महत्तम मान है, तो ये पीक पावर का कितना हो जाएगा? आधा। देख रहे हैं ना, आई नोट स्क्वायर पीक पावर बाई 2। तो हम पावर में इतने इतने का गैप रखते हैं, तो यहां तक अगली करंट यहां तक बननी चाहिए, तो हम इतनी फ्रीक्वेंसी का गैप कर देते हैं उस पे। ये फ्रीक्वेंसी कोई चैनल नहीं ले सकता। इस फ्रीक्वेंसी का यूज केवल और केवल कौन करेगा? सोनी टीवी। क्योंकि अगर इनके बीच की फ्रीक्वेंसी का आप यूज करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी की जो पावर बनेगी, करंट उसकी ये वाली बनेगी, उसकी जो पावर बनेगी वो इस पीक पावर के बहुत नजदीक बनेगी। पीक पावर के नजदीक बनेगी तो क्या होगा, जब आप सोनी टीवी चलाओगे तो कभी कभी उस वाली टीवी के भी आपको सिग्नल आएंगे। कभी कभी आप रेडियो में देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी बहुत नजदीक नजदीक है तो एक साथ दो दो चैनल ओवरलैप करते हैं, एक साथ दो दो चैनल आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम सबकी फ्रीक्वेंसी में काफी गैप रख देते हैं और इस फ्रीक्वेंसी गैप को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। क्या बोला जाता है? बैंड। फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी का एक बैंड, क्योंकि एक पट्टी टाइप की बन जाती है। हमने बोला यहां से इस फ्रीक्वेंसी से लेकर इस फ्रीक्वेंसी तक यूज करेगा सोनी टीवी, यहां से यहां तक यूज करेगा स्टार टीवी, उसके आगे बहुत सारे हजारों चैनल है, सबके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट की जाती है और वो लोग बड़ी ऑनेस्टली अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी ही यूज करते हैं। क्या वो बगल वाले की फ्रीक्वेंसी बना नहीं सकते? बना सकते हैं, लेकिन अगर वो बनाएंगे तो इसको इलीगल माना जाएगा, कानूनन जुर्म माना जाएगा और उनके चैनल को बंद किया जा सकता है। तो वो नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी ही जनरेट करते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी पर आपको सिग्नल भेजते रहते हैं। इसीलिए कोई सिग्नल एक दूसरे में ओवरलैप नहीं करता, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी से गैप बढ़ा देते हैं। अगर नजदीक नजदीक फ्रीक्वेंसी बांट देंगे तो ओवरलैपिंग की वजह से एक साथ दो चैनल आपको दिखाई देंगे, उनकी आवाजें सुनाई देंगी, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हमारा रेडियो और टेलीविजन काम करता है। आप देखते होंगे कहीं पर इसी बेसिस पर हम इक्वलाइजर भी बनाते हैं। इक्वलाइजर, ये एक चीज इसमें और मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, उसके बाद इक्वलाइजर पर आते हैं। इसमें आपने क्या देखा कि हम भेजते यहां से हमारी टीवी में आते हैं एक साथ 1000 चैनल, लेकिन हमारा टीवी उन 1000 चैनल में एक बार में केवल एक ही चैनल को तो बजाता है, केवल एक ही चैनल को तो हमको दिखाता है। इसको कहते हैं ट्यूनिंग। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग। कि आ कितने चैनल्स रहे? 1000 चैनल, उनमें से किसी एक चैनल की करंट को मैक्सिमम करना, यह घटना क्या कहलाती है?
ये घटना कहलाती है ट्यूनिंग। ये घटना कहलाती है ट्यूनिंग, और इसीलिए इस प्रकार का जो सर्किट होता है उसको कौन सा सर्किट बोलते हैं? ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं। और देखिए ट्यूनिंग, ये घटना तो ट्यूनिंग कहलाती है। इस प्रकार के जो परिपथ रहेंगे उन परिपथ को हम क्या बोलेंगे? उन परिपथ को हम बोलेंगे ट्यूनिंग सर्किट्स। और देखिए आपके टेलीविजन या रेडियो में कितने चैनल एक साथ आ रहे हैं? हजारों। लेकिन आपका टेलीविजन क्या करता है? उन हजार चैनल में से किसी एक चैनल को चुनता है और उसी का पिक्चर आपको दिखाता है। बाकी सारे चैनल को वो क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। तो हजार फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, लेकिन आपका टीवी सेट केवल एक फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, बाकी सबको क्या कर देता है? रिजेक्ट। सबको एक साथ तो नहीं सेलेक्ट करता ना, तो एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर देता है। इसलिए हमने इसका एक और नाम रखा, सेलेक्टर सर्किट। बात समझ में आई? सेलेक्टर सर्किट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि हमारे टीवी सेट में आते हजारों चैनल हैं, लेकिन वो एक बार में केवल एक चैनल को सेलेक्ट करके उसको दिखाता है, बाकी रिजेक्ट कर देता है। क्या आते नहीं है? लगातार आ रहे हैं, पर वो उनको दिखाते ही नहीं। अब उनको भाव ही नहीं देता, मतलब उनको रिजेक्ट कर देता है। तो केवल एक ही को सेलेक्ट किया उसने, इसलिए हमने इसका एक नाम और रख दिया, सेलेक्टर सर्किट। और देखिए ये कहां यूज करेंगे हम? हजार चैनल आए लेकिन वो केवल एक को चलाए, ये आप कहां यूज करेंगे? जहां से आप आवृत्तियां, जहां से आप सिग्नल भेजेंगे वहां यूज करेंगे, या जहां सिग्नल आपको मिलने हैं वहां पर यूज करेंगे? जहां सिग्नल भेजेंगे वहां यूज करेंगे, जहां सिग्नल लेने हैं हमको, हम वहां इसका प्रयोग करेंगे। इसलिए इसका एक और नाम हुआ, इसमें ये कहां पर प्रयोग होगा? आंसर है ये रिसीवर सर्किट में यूज होता है। ये रिसीवर साइड प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम कौन सी साइड में करते हैं? रिसीवर। देखो जहां से तरंगे भेजी जाती हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर, हिंदी में प्रेषित्र, भेजने वाला। तो ये जहां से चैनल आपको भेजे जा रहे हैं इतने सारे, वो सारे स्टेशन ट्रांसमीटर स्टेशन है, वहां से ट्रांसमिट की जा रही हैं। और अपने घरों में आप क्या कर रहे हैं? उनको रिसीव कर रहे हैं। इसलिए हमारे घर में क्या है? रिसीवर। आपके घर में टेलीविजन का पूरा पार्ट नहीं है, पूरा टेलीविजन आपके घर में नहीं है, आप अपने घर में सिर्फ आधा टेलीविजन रखे हो, और वो कौन सा है? रिसीवर। उसको क्या करना आता है? रिसीव करना आता है। क्या कभी टेलीविजन से सिग्नल भेजे किसी को आपने? नहीं भेजे, तो उसको ट्रांसमिट करना नहीं आता, उसको केवल कौन सा काम आता है? रिसीव करना। तो ये वाले जो ट्यूनिंग सर्किट्स हैं, सेलेक्टर सर्किट हैं, इनको हम कहां यूज करेंगे? जहां से हम सिग्नल भेजेंगे वहां, या जहां हम सिग्नल रिसीव करते हैं वहां। आपके मोबाइल फोन में दोनों सर्किट लगे हुए हैं, रिसीवर सर्किट भी है, ट्रांसमीटर सर्किट भी है। आप मोबाइल का नंबर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी मिलाते हो, सेंड कर देते हो, वहां से कॉल कर देते हो। आप जब कॉल करते हो तो आप क्या कर रहे हो? ट्रांसमिट कर रहे हो। और जब किसी का कॉल आता है तो आप क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। तभी बोलते हैं ना, किसी का कॉल आ रहा है रिसीव करो, किसी को कॉल लगाओ। तो कॉल लगाने का क्या मतलब है? उसको ट्रांसमिट करिए वो चीज। समझ आ रहा है आपको? तो ट्यूनिंग सर्किट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? रिसीवर वाले साइड में करेंगे, टेलीविजन में करेंगे, हम अपने रेडियो में करेंगे। जहां सिग्नल हमको रिसीव करने होंगे वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। सी को बदलने से क्या बदलता है? स्वाभाविक आवृत्ति, और उससे चैनल बदलते हैं। आवाज को बदलने के लिए क्या करते हैं? आर को बदलते हैं। जब आर बदल रहे होते हैं तो सी और एल में से कोई बदलता नहीं है, तो चैनल नहीं बदलता, वॉल्यूम बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? अगर आपने वॉल्यूम बढ़ाया है, बताएं,
वॉल्यूम आपने बढ़ाया है, आर को क्या किया होगा, कम या ज्यादा, आर को कम किया होगा, आर को कम करने से करंट बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ गया। ये सब आप करते हो। अब बताएं टेलीविजन और रेडियो का कुछ सिस्टम समझ आ रहा है कैसे वर्क करता है। एक आपने देखा होगा इक्वलाइजर। इक्वलाइजर जो होता है, शायद जो साउंड सिस्टम होते हैं उनमें इक्वलाइजर आते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े साउंड सिस्टम होते हैं उनमें तो क्या होता है, अब एक जगह पर कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में आप देखते हैं बहुत सारी आवाजें हमको कवर करनी है। एक गाना गाने वाला इंसान है, वो गाना गा रहा है, सॉन्ग को वो अपने मुंह से लगातार गा रहा है, तबले की आवाज भी चल रही है एक जगह, हारमोनियम भी बज रहा है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, घुंघरू की आवाज भी आ रही है, झीकी की आवाज भी आ रही है, उसको बजाया जा रहा है, मंजीरे की आवाज भी हमको सुनाई देनी चाहिए। अब आप सोचो म्यूजिक सिस्टम, एक स्टेज पर इतना भारी म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और गाना भी बज रहा है, गाना भी गा रहा है वो जो सिंगर है। अब आप जब सामने सुनते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि आपके कान तक गाने का भी इफेक्ट जाता है, तबले का भी इफेक्ट जाता है, हारमोनियम का भी इफेक्ट जाता है, घुंघरू का भी इफेक्ट जाता है, ऐसे बहुत सारे पियानो जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं सबके इफेक्ट आपके कान में जाते हैं, आपको बहुत अच्छा सुनाई देता है। लेकिन अब आपको एक जगह बैठाला गया और वहां पर आपको केवल गायक की आवाज आ रही, बाकी सब आवाजें बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उस सर्किट ने क्या किया, केवल गायक की आवाज की करंट को ज्यादा कर दिया, तो वो आवाज आप तक आई, बाकी की करंट कम हो गई, तो बाकी सबकी आवाज दब गई, बैठ गई। तो आप बताएं, अब हम देखते हैं सामने से तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम वहां सुनते हैं जाकर के साउंड सिस्टम में तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस साउंड सिस्टम में जो एलसीआर सीरीज सर्किट लगा है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ जो सिंगर की फ्रीक्वेंसी है 400, 500, 300 हर्ट्ज, वो उस वाले करंट को केवल क्या कर देता है, मैक्सिमम, तो उसी की आवाज हम तक आती है, बाकी सारी आवाजें दब जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक मशीन बनाते हैं और उस मशीन के अंदर सैकड़ों तरह के एलसी सर्किट हमने लगा दिए, सैकड़ों। अब सैकड़ों तरह के एलसी सर्किट लगा दिए, कैसे लगाए ध्यान से सुनना। उनमें से एक आध एलसी सर्किट ऐसे लगाए जिनकी स्वाभाविक आवृत्ति घुंघरू की स्वाभाविक आवृत्ति से मैच करेगी। एक एलसी सीरीज सर्किट, हम एलसीआर सीरीज सर्किट लगाया जो जिसकी आवृत्ति, स्वाभाविक आवृत्ति तबले की आवृत्ति से मैच करेगी। एक लगाया जो हारमोनियम की आवृत्ति से, जिसकी स्वाभाविक आवृत्ति मैच होगी। एक हमने एलसीआर सीरीज सर्किट लगाया, उस एलसीआर सीरीज सर्किट की आवृत्ति इंसान की आवाज की आवृत्ति के लगभग बराबर होगी, उससे वो रिजोनेंस करेगी, मैच करेगी। ऐसे हमने उस मशीन में 50 तरह के एलसीआर सीरीज सर्किट लगा दिए। तो अब आप समझ गए एक एलसीआर सीरीज सर्किट कैसा लगा है, जिसकी स्वाभाविक आवृत्ति लगभग घुंघरू की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है। एक तबले की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर का लगाया, एक हारमोनियम का, एक इंसान की आवाज का, ऐसे करके 50 तरह के हमने एलसीआर सीरीज सर्किट वहां पर लगा दिए। अब क्या होता है, अब जब सब बजते हैं तो हम क्या करते हैं, एक आदमी आपने देखा होगा एक मशीन बड़ी बड़ी सी रखे रहता है और अपना एक हेडफोन लगाए रहता है यहां पर, और वो बस उस बटन में से कहीं ऐसे चलाता है, कहीं ऐसे चलाता है, ऐसे चलाता है। देखा है कभी आपने? टेलीविजन में देखा होगा, टेलीविजन में, या कभी कभी आपने वीडियो देखा होगा, रेडियो जॉकी लोग आते हैं तो वो आवाज को बदल देते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो वो ऐसा चलाते रहते हैं। याद आया आपको ये इंस्ट्रूमेंट? तो वो इंस्ट्रूमेंट जब ऐसा चलाते रहते हैं तो उससे क्या वो करते हैं, उससे वो प्रतिरोध कम ज्यादा करते रहते हैं, रेसिस्टेंस कम ज्यादा करते रहते हैं, क्योंकि वहां पर हर तरीके का एलसीआर सीरीज सर्किट लगा है। अब हम आवाज को सुन रहे हैं, वो एक हेडफोन लगाया है आदमी और वो सुन रहा है
कि आदमी जो गा रहा है सिंगर, उसकी आवाज तो बढ़िया आ रही है पर तबले का बीट नहीं आ रहा अच्छे से, तो उसने क्या कर दिया, तबले वाली जो LCR सीरीज सर्किट तबले के लिए लगाया गया है उस पे, उसकी फ्रीक्वेंसी तबले से आने वाली आवृत्ति के बराबर लगभग होती है, उसको हम क्या करता है वो आदमी, उसके प्रतिरोध को कम कर देता है। प्रतिरोध कम करेगा तो वो वाली करंट कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो अब उसमें तबले का आवाज भी आना स्टार्ट हो जाएगा, तबले की आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बेस। कहते हैं ना जब आप साउंड बजाते हैं बोलते हैं बेस बदलो, बेस बढ़ाओ थोड़ा सा। आप देखिए ये एक मशीन यहां लगी हुई है, इसमें भी एक BASS बेस का बटन लगा हुआ है। बेस का बटन ज्यादा करने से उसमें आवाज थोड़ी मोटी और तबले वगैरह की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो आदमी को लगा कि इसमें घुंघरू की आवाज अभी दब रही है, तो उसने जो LCR सीरीज सर्किट की आवृत्ति घुंघरू की आवृत्ति के आसपास लगाई गई है, उसका प्रतिरोध उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। या उसने देखा कि बाकी आवाजें दब रही, घुंघरू की आवाज आ रही ज्यादा, सिंगर की आवाज भी उसकी आवाज के चक्कर में दबी जा रही, तो घुंघरू वाली LCR सीरीज सर्किट का क्या कर दिया उसने, प्रतिरोध बढ़ा दिया, उसकी करंट को थोड़ा कैसा कर दिया, कम, तो घुंघरू वाली आवाज थोड़ी दब गई। इसको आप क्या बोलते हैं, ये उसकी झनकार बोलते हैं। कहते हैं झनकार बढ़ाओ थोड़ी सी, अभी कम आ रही, तो झनकार बढ़ाना घटाना, ये इसके लिए एक बटन लगा होता है जिसे आप ट्रेबल बोलते हैं, ट्रेबल, ट्रेबल का भी बटन लगा है, TREBLE। तो आप कोई भी साउंड सर्विस लेने, कोई भी साउंड सिस्टम लेने जाओ, आप देखो उसमें सैकड़ों तरह के LCR सीरीज सर्किट का प्रयोग करा जाता है, और यही रीजन है कि जितना अच्छा साउंड सिस्टम लेने जाओगे उतना वो कॉस्टली मिलता है, हजारों में मिलेगा, लाखों में मिलता है आपको। क्यों, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत तरह के LCR सीरीज सर्किट हमको यूज करने पड़ते हैं, और उसको एक एक्सपर्ट ही आकर के ट्यून कर सकता है, बजा सकता है, और वो अपने कान में हेडफोन लगाए रहेगा और एक बड़ी सी मशीन रखे रहते हैं, उसके बटन को कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, या ऐसा खींच खींच के करते रहते हैं। अब जिसकी भी बटन का प्रतिरोध वो बढ़ा देंगे, उसकी करंट कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसका साउंड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसकी भी करंट को किसी का भी प्रतिरोध कम कर दिया तो वो वाली करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और वो साउंड ज्यादा आने लगेगा। आपने देखा हारमोनियम की आवाज कम आ रही है, अब आप बताइए क्या करेंगे, हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी का जो LCR सीरीज सर्किट लगा होगा उसका प्रतिरोध क्या कर दो, कम कर दो, बटन को चला के प्रतिरोध कम हो जाएगा, करंट ज्यादा हो जाएगी, हारमोनियम बजना शुरू हो जाएगा, आवाज उसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से वो जो मशीन लगाते हैं उस मशीन को बोला जाता है इक्वलाइजर, उसको बोलते हैं इक्वलाइजर, हिंदी में उसको कहा जाता है तुल्य कारक। अब आप मुझे बताएं क्या ये LCR सीरीज सर्किट का रिजोनेंस समझ में आया कुछ आपको कि नहीं आया, इसके कैलकुलेशन, इसकी सारी चीज तो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज हम इसके बारे में आपको ये एग्जांपल बता रहे थे कि देखिए किस तरीके से आपके टीवी सिस्टम, आपके रेडियो सिस्टम वर्क करते हैं। और इक्वलाइजर क्या होता है, तो बड़ी बड़ी जगहों पर जब कोई प्रोग्राम होता है वहां पर इक्वलाइजर मशीन लाते हैं, लगाते हैं उसको, और उस पर गाना बजाते हैं, उस पर चीजों को चलाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो ठीक है, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, आगे और स्टडी करेंगे। अब आगे हम स्टडी करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य को स्टडी करेंगे, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।